नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन उनकी मौत आज भी एक पहेली। आखिर कोई भी सरकार नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को गोपनीय क्यों रखना चाहती है? Or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. Therefore, सवाल ये भी है कि क्या सरकार इस बारे में कुछ जानती भी है या नहीं? have to fight the enemy with its own weapons. The enemy has already drawn the sword. He must therefore be fought with the sword. But it is not possible. कि जितनी बार भी हमने इस सरकार से हमने डिक्लासिफिकेशन के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन हाँ, हमको एक अच्छी किरण हमें नजर आई कि मोदी जी पर्सनली उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, फैमिली से मिले। ऐसा लगा बात करने से कि मोदी जी के कुछ दिल में है, वो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मेरे को समझ में आ रहा है क्या कारण क्या है। उसमें से एक बहुत मोटा कारण ये है कि बहुत सी फाइलें हैं जो कांग्रेसिफाई कर दी गई हैं, उसमें नेताजी के बारे में उल्टा सीधा लिखा होता। शायद ये कारण है कि बीजेपी गवर्नमेंट उसको निकालनी पड़ी। लेकिन जब ये की जनता है, अब डेमोक्रेसी है, अगर लोग डिमांड उठ रही है, आज ममता दीदी ने इतना अच्छा स्टेप लिया, कल को मोदी जी को फॉलो करना पड़ेगा। 2005 में केंद्र की यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई लागू किया। इससे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता तय की गई। इस कानून से आम जनता को सरकार से सवाल पूछने का हक मिला। इसी आरटीआई कानून का इस्तेमाल कर एक शोधकर्ता ने सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने दस्तावेजों को उजागर करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उस शोधकर्ता ने सरकार के फैसले को चुनौती भी दी, जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार के कदम को सही करार दिया। सरकार ने कहा कि गोपनीय दस्तावेजों की कुछ बातें नेताजी के परिजनों को दुखी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, जानकारी उजागर होने से कुछ देशों के साथ भारत के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। 14 सितंबर 2013 शुरुआती मांग खारिज होने के बाद सितंबर 2013 में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने नए सिरे से एक याचिका दायर की। 21 नवंबर 2014 को एनडीए सरकार ने इसका जवाब दिया। इस साल अगस्त में सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार ने नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों के होने की बात कबूल की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विपरीत असर का तर्क देकर गोपनीय रखने की बात दोहराई। पीएमओ ने आरटीआई कानून की धारा 8(1)(a) का हवाला भी दिया, जिसके तहत सरकार को जानकारी गोपनीय रखने का अधिकार है। सुभाष अग्रवाल ने पारदर्शिता कानून की धारा 8(2) और 8(3) का हवाला दिया और जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। सूचना आयुक्त ने फिलहाल इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। अब बताइए, 70 साल पहले भारत ब्रिटेन का गुलाम था, आज उसका दोस्त है। 70 साल पहले जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप थी, आज वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो एक 70 साल पुरानी घटना से विदेशों के संबंध प्रभावित होना के कहने वाली बात, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। और इसके अलावा हमारे यहाँ आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन 8(2) है, जो ये कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो एग्जम्पशन है उसे ओवरराइड करे, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेताजी के परिजन भी सरकार के तर्क को दरकिनार करते रहे हैं। समाजसेवी संस्था इंडिया स्माइल ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में नेताजी से जुड़ी 39 गोपनीय फाइलें रखी हैं। दिसंबर 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की। पार्टी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की बात कही थी। सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिर नेताजी का क्या हुआ। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। अठारह सितंबर 2015 को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया, तो नेताजी की मौत से जुड़े रहस्य का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया। कोलकाता पुलिस म्यूजियम में कांच के बक्से में रखी ये वही फाइलें हैं जिनमें नेताजी से जुड़े रहस्य सालों से बंद हैं। जाहिर है अब लोगों को उम्मीदें जगी हैं कि आज नहीं तो कल राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी 39 और दूसरी गोपनीय फाइलें भी सार्वजनिक होंगी।
नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक करना एक जटिल काम था। खुद पुलिस कमिश्नर सुरजीत कौर पुरकायस्थ भी ऐसा ही मानते हैं। Accordingly, our this Calcutta Police Museum in the archive, the files have been placed from today. Actually, it was quite a big task because in this short period of time, we had to digitize the entire files. There are 64 files, which contains 12,744 pages. Now the entire files have been digitized, and the files in its original form have been kept in the glass cabinets in the police museum in the archive. 12,000 से ज्यादा पेजों की इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़े कई अहम जानकारियां हैं। बताया जा रहा है कि फाइलों में इस बात की जानकारी है कि नेताजी और उनके परिवार की जासूसी होती थी। ये भी पता चलता है कि नेताजी के परिजन कहां-कहां घूमते थे। खबर है कि दूसरे नंबर की फाइल में आजाद हिंद फौज और इससे जुड़े लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी है। फाइल नंबर 1 में जानकारी है कि ब्रिटिश हुकूमत आजाद हिंद फौज से जुड़े लोगों की जासूसी करवाती थी। वहीं नेताजी के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की थ्योरी को ब्रिटिश और अमेरिकन सरकार ने नकार दिया था। फाइल 5 में नेताजी को भेजी गई गुप्त चिट्ठियों का भी जिक्र है। इन 64 फाइलों में से 55 फाइलें कोलकाता पुलिस के पास थीं, जबकि 9 फाइलें दूसरे राज्यों की पुलिस के पास। फॉरवर्ड ब्लॉक ने नेताजी के दस्तावेजों को उजागर करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं नेताजी के परिजनों ने भी इसे ऐतिहासिक करार दिया। इंडिया में लोगों को ये डिक्लासिफाई होने के बाद इंडिया में लोगों को पता चलेगा, मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है हिंदुस्तान के लिए और आईएनए ने क्या किया। सुभाष चंद्र बोस ने किया जो किया, मगर आईएनए 26,000 आईएनए सोल्जर्स कोहिमा में शहीद हो गए, किसी को मालूम नहीं। अब सच कहानी निकलेगी। I would appeal to the central government, to Sri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister, that he must immediately declassify 130 files which are there with the central government, and along with this he must write to the Russian authorities to release the KGB, the erstwhile KGB files which are pertaining to Subhash Chandra Bose, and at the same time the British authorities, the files that they are maintaining, they must also be released. माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से नेताजी से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि राष्ट्रीय अभिलेखागार और केंद्र सरकार के पास रखी दूसरी फाइलों को लेकर अब भी लोगों के जहन में कई सवाल हैं। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। दुनिया उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल रही थी, लेकिन भारत के किसी जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस चुपचाप नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया और सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन रिहाई के बाद नेताजी को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। इससे निकलने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को एक पठान बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में पुलिस को चकमा देकर घर और भारत से भाग निकले। वो कुछ ही दिनों में आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए जापान पहुंचे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी के लिए नया रास्ता ढूंढना जरूरी हो गया। उन्होंने रूस से सहायता मांगने की योजना बनाई। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे और इसी सफर के दौरान वो लापता हो गए। उसके बाद वो कभी किसी को नहीं दिखाई दिए। नेताजी रूस जाने में इच्छुक थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज इंटेलिजेंस के और बहुत से रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे, जिससे बात सीधी सपाट निकल के आती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सुभाष बाबू कोशिश कर रहे थे कि उनकी लड़ाई को जारी रखा जाए, और उसका एक जरिया ये था कि वो रूस में चले जाए, कि रूस इकलौता देश था जहां से उनको संरक्षण मिल सकता है। तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये सबूत कोई नहीं मिल पा रहा है कि साहब उनको रूस में मार दिया गया। यहीं से शुरू होती है नेताजी की मौत की पहेली। खबर ये आई कि ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।
सुभाष चंद्र बोस के साथ उस विमान में सवार कर्नल हबीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आकर शाहनवाज समिति के सामने गवाही दी कि नेताजी उसी दुर्घटना में मारे गए थे और उनके सामने ही ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसी साल सितंबर में उनकी अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकाजी मंदिर में रख दी गईं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से मिले दस्तावेजों के मुताबिक नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात 9 बजे इलाज के दौरान हुई। देश में यह खबर तेजी से फैली कि सुभाष चंद्र बोस उस हादसे में बच निकले थे और रूस चले गए। दबाव बढ़ा तो उनकी मौत की पड़ताल के लिए सरकार ने 1956 में शाहनवाज खान समिति और 1970 में जीडी खोसला समिति का गठन किया। दोनों समितियों ने यही नतीजा निकाला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। लेकिन सवाल तब उठा जब ये पता चला कि जिस ताइवान की भूमि पर दुर्घटना होने की खबर थी, उस देश की सरकार से इन दोनों आयोगों ने कोई बात नहीं की। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बना। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ कहा गया कि नेताजी की मौत उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट सरकार ने अस्वीकार कर दी। कुल मिलाकर नेताजी की मौत का रहस्य हर बार गहराता रहा। इस बीच देश और दुनिया में उनकी मौत को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिन्होंने गुत्थी को और उलझा दिया। उनकी मौत से जुड़ी कुछ थ्योरियों की बात करें तो उनमें 2009 में CIA के कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया, जिसमें यह उजागर हुआ कि 1950 में नेताजी साइबेरिया में मौजूद थे और वो वापस भारत आने की योजना बना रहे थे। नेताजी के जिंदा होने की पुष्टि ब्रिटेन की खुफिया जांच से भी होती है। इस रिपोर्ट में नेताजी की मौत को संदिग्ध बताकर जांच की बात कही गई। कुछ लोगों का तर्क है, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि साहब रूस में पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने उनको मरवा दिया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्टालिन जो थे वो पंडित जी को पसंद ही नहीं करते थे। उनके बारे में उन्होंने अपशब्द लिखे हैं काफी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करेंगे। जो मेरे को समझ में आता है, जो मैंने उसमें अपनी इंक्वायरी करी है एज ए जर्नलिस्ट रिसर्चर, प्लेन क्रैश स्टोरी को तो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं 10-15 साल से मना कर रहा हूँ कि प्लेन क्रैश वहाँ नहीं हुआ है। ताइवान सरकार ने मुझे बताया कि हाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ था, उस दिन कोई दुर्घटना हुई नहीं है वहाँ पे। उसके अलावा और भी बहुत सबूत हैं कि जो अस्थियां जो जापान में बोली जाती हैं वो नेताजी की नहीं है, वो किसी जापानी सोल्जर की है। नेताजी से जुड़ी सबसे बड़ी थ्योरी जो हाल ही में सामने आई वो थी फैजाबाद के साधु भगवान जी या गुमनामी बाबा की थ्योरी। उनके बारे में लोगों का ये मानना है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। इंडियाज बिगेस्ट कवर अप किताब के लेखक अनुज धर भी मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु 16 सितंबर 1985 को फैजाबाद में हुई और वो कोई और नहीं बल्कि गुमनामी बाबा ही थे। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत अजीबोगरीब बात है, सुनने में यकीन नहीं होता, लेकिन एविडेंस जो है फैजाबाद की तरफ को जा रहा है। उसमें मोटे मोटे 3-4 कारण आते हैं। पहली बात तो ये, नेताजी से बहुत खास उनके ऐसे लोग जो उनसे 20-20 सालों से जुड़े हुए थे, वो चुपचाप उनसे मिलने जाया करते थे और वो मानते थे कि सुभाष बाबू हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को मैं क्यों यकीन ना करूँ। दूसरा, उनकी हैंड राइटिंग जो है, ये कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे आप अमेरिका में जाइए, इंडिया में रहिए, लंदन में जाइए, कहीं भी जाइए, आपकी हैंड राइटिंग 2 भाषाओं में कोई और आदमी कॉपी नहीं कर सकता। तो ये कैसा हो गया कि एक आदमी नेताजी की हैंड राइटिंग में 30 साल तक लिखते रहे। तो उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार को इस बारे में पता था कि नेताजी फैजाबाद में ही हैं और सरकार उनसे हमेशा संपर्क में थी। उन्होंने ये तक दावा किया कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व मुखिया और कई केंद्रीय मंत्री भी उनसे मिलने फैजाबाद जाते थे। इन तमाम थ्योरियों की कड़ियां कहीं न कहीं एक जगह पर भी मिलती नजर आती हैं, लेकिन आज भी सुभाष चंद्र बोस की मौत आधुनिक भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।